साथियों नमस्कार। पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से संबंधित कुछ एक सवाल कर लिए थे। दोस्तों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ, आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट को हम बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टेट को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। इस टॉपिक को शुरू करने का मकसद ये था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि जनरली क्या होता है जो 11th क्लास के टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से कम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है प्लस 2 के अंदर अच्छे अंक लेके आना। प्लस 2 में ये टॉपिक लगता है स्थिर वैद्युतिकी, तो मेरा मानना है कि आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। दोस्तों फिर भी प्रत्येक टॉपिक पर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी। दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी में बात करते हैं तो हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो आवेश क्या रह सकता है। देखो या तो आवेश स्थिर रह सकता है या आवेश मूव कर सकता है। दो कंडीशन हो सकती है। अब मूव में भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर वो एक्सीलरेट होकर के मूव करे, यानी त्वरित होकर के मूव करे, है ना। यानी बेसिकली चार्ज से संबंधित तीन बातें हो गई। या तो चार्ज है वो या तो वो चार्ज क्या रहे, रेस्ट में रहे, या वो एक कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव करे, या फिर वो एक्सीलरेट होकर के त्वरित होकर के मूव करे। दोस्तों इन तीनों कंडीशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इन तीनों से संबंधित फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको ध्यान में ही होगा। नहीं है तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों चार्ज या आवेश, आवेश होता है वो तीन प्रकार से गति कर सकता है। दोस्तों दो प्रकार से गति कर सकता है, एक प्रकार से रेस्ट में रह सकता है। दोस्तों जब कोई भी चार्ज वो क्या रहे, रेस्ट में रहे, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में रहे यानी चार्ज है वो गति नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन में हो सकता है चार्ज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी चार्ज जब एक नियत वेग से गति करे, या हो सकता है चार्ज मूविंग विद एक्सीलरेशन, ये हो सकता है दोस्तों। यानी या तो हो सकता है कि चार्ज है वो रेस्ट में रहे। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं या स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं। चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं, या यूं कहूं मैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो हम कैपेसिटर पढ़ते हैं दोस्तों। कैपेसिटर भी चार्ज रेस्ट में होता है तब पढ़ते हैं। गाउस का नियम है वो भी कब पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट में रहता है। दोस्तों बात करूं मैं, जब चार्ज मूव करता है तो हम क्या पढ़ते हैं, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। करंट पढ़ते हैं ना, विद्युत धारा पढ़ते हैं हम कब, जब चार्ज कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से गमन कर रहा है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं कब, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब, जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गमन करता है। जब चार्ज एक्सीलरेट होता है, या यहाँ EMI भी पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब, समझ गए मेरी बात को। हम AC भी पढ़ते हैं, AC यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, अल्टरनेट करंट। तो क्या ये भी चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब चार्ज एक्सीलरेट होता है तो EMW पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सिलेबस में एक तो ये पढ़ना है हमें जब चार्ज रेस्ट पे रहता है वो, एक पढ़ना है चार्ज जब मूव करे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी हमें करंट भी पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टेट भी पढ़ना है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिक रहेगी, बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी, लेकिन बेसिक में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों शुरू करते हैं हम चार्ज। दोस्तों चार्ज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टीज हैं। एक देखिए चार्ज है ना, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दोस्तों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और चार्ज की एक प्रॉपर्टी है न्यूनतम चार्ज होता है वो E के बराबर होता है। ये आपको पता होगा भी, कहीं भी किसी भी निकाय का चार्ज होगा वो E का गुणज होता है। यानी मान लीजिए किसी निकाय में किसी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है तो वो चार्ज है वो E का क्या होगा, गुणज होगा। अब E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता होगा कितना होता है। एक बात, दो तीन बातें हैं, ये लिख लीजिए आप। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6। देखिए नेगेटिव लगा रहा हूं मैं आगे, तो मतलब चार्ज की जो प्रवृत्ति है, या यूं कहूं मैं चार्ज है वो नेगेटिव है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? चार्ज का मात्रक। चार्ज को जैसे बल का मात्रक न्यूटन रहता है, उसी प्रकार से चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो किसी भी बॉडी के ऊपर Ne होता है। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज होता है कुल चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गुणज होता है। या मैं यूं भी लिख सकता हूं Q = Ne। समझ रहे हो मेरी बात को? भी किसी भी बॉडी पर Q चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गुणज होता है, कुछ ना कुछ, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19। और एक कुछ कई बार मास की जरूरत भी पड़ जाती है, तो ये भी लिख लीजिए, साथ साथ में लिख तो रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो वो 9.1 × 10⁻31 किलो। ये बात आपको ध्यान रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख लीजिए साथ साथ में। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैं बता रहा था आपको भी किसी बॉडी के अंदर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का गुणज होता है, कुछ ना कुछ, N × E। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, चार्ज होता है किसी भी बॉडी के अंदर, कुल चार्ज होता है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर +4 कूलाम चार्ज है। तो दोस्तों कुल चार्ज होगा वो इनका एडिशन होता है। क्या होता है? इनका एडिशन। इसे क्या बोलते हैं? सुपरविजन, या सॉरी क्या बोलते हैं इसको? अध्यारोपण, है ना। अध्यारोपण बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। बेसिकली कितना चार्ज होगा इस पर? 5 और 4 9, 9 - 3 यानी 6 कूलाम चार्ज है इस पर। कहने का मतलब चार्ज को हम ऐड करते हैं तो उसके साइन के साथ ऐड करते हैं। दोस्तों चार्ज के पढ़ने के साथ साथ हम चार्ज से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे कूलाम का नियम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, वो कूलाम का नियम है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट में वो सीधा सीधा कूलाम के नियम से आया था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कूलाम के नियम से क्या बन सकता है क्वेश्चन और किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों यदि दो कोई भी चार्ज, जैसे कूलाम का नियम है ठीक उसी प्रकार से है, जैसे आपने ग्रेविटेशन का नियम पढ़ा है ठीक उसी प्रकार से है। देखिए यदि दो चार्ज, इसको मैंने Q1 नाम दिया, इसको Q2 नाम दिया। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 किसी स्पेस में रखे हुए हैं, किसी जगह पर रखे हुए हैं, और इनके मध्य दूरी मैंने आपको d मान ली, अगर d दूरी है पर रखे हुए हैं, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि इन पर लगने वाला बल, इन पर का मतलब क्या है दोस्तों? पहले चार्ज पर दूसरे के कारण लगने वाला बल और दूसरे चार्ज पर पहले पर लगने वाला बल, दोनों बलों का मान जो एम्पलीट्यूड होता है, या यूं कहूं मैं कि वो क्या होते हैं मोड, या यूं कहूं मैं कि परिमाण, दोनों का परिमाण है वो सेम होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो F का मान क्या होता है, आपने पढ़ ही रखा होगा, K Q1 Q2/r²। ये होता है दोस्तों भी Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले बल और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है? K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 πε0। ε0 क्या है? ये है पैराविद्युतांक, निर्वात का पैराविद्युतांक। और K का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9। और F यानी न्यूटन, R यानी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये K का मान होता है। ये नियम आपको अगर इतना सा बेसिक सा नियम याद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। पिछली बार एक क्वेश्चन सीधा सीधा इस नियम पर भी आया था। आगे देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि कूलाम का नियम कहता क्या है। दोस्तों यदि दो चार्ज रखे गए, ये भी Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके मध्य दूरी d है, सपोज कीजिए। तो देखो Q1 चार्ज है, हमें पता है एक चार्ज की एक प्रॉपर्टी रहती है कि प्लस प्लस के मध्य क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस के मध्य क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस के मध्य क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है। दोस्तों जब दो चार्ज पड़े हैं, हमें इनकी पता नहीं है इनकी नेचर क्या है, भी ये प्लस है या ये माइनस है, या ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, कुछ भी नहीं पता हमें। लेकिन सपोज करो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। कहने का मतलब दोनों प्लस चार्ज है,
दोनों माइनस चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। दोस्तों ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, तो इस प्लस के कारण इस पर बल नहीं लगेगा क्या? इधर लगेगा ना। ठीक इसी प्रकार इस चार्ज के कारण इस पर बल कहाँ लगेगा? इधर की ओर। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये चार्ज है, इस माइनस के कारण इस पर बल कहाँ लगेगा? इधर की ओर नहीं लगेगा क्या? और इस माइनस पर इसके कारण कहाँ लगेगा बल? इधर की ओर, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है ना। अब देखो इस ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस इसके कारण इस पर कहाँ बल लगेगा? इधर की ओर, और इसके कारण इस पर बल कहाँ लगेगा? इधर की ओर लगेगा ना बल। तो दोनों जो बल लगते हैं, दोनों चार्ज पर कुछ न कुछ बल लगते हैं। दोनों बल की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? दोनों अगर सेम है तो रिपल्सन की प्रवृत्ति होती है, और दोनों की अगर नेचर विपरीत है तो वो अट्रैक्शन की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों दोनों तरफ बल लगने वाले बल का मान जो होता है, उसका परिमाण है वो इक्वल होता है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो विपरीत होती है। देखिए इस पर Q1 पर इधर लग रहा है बल, Q2 पर इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। प्लस पर और माइनस पर दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। यदि इसको मैं प्लस x मानूं, x, तो ये माइनस x में डायरेक्शन नहीं है क्या इसकी और इसकी डायरेक्शन। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम दोनों चार्ज पर दोनों का परिमाण सेम होता है। कूलाम के नियम में लगने वाले बल का परिमाण सेम होता है, परिमाण सेम, परिमाण समान होता है, और दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा है कि परिमाण समान और दिशा विपरीत हो? दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान मात्रा परिमाण में प्रतिक्रिया होती है। पढ़ा है क्या आपने न्यूटन का गति का तीसरा नियम? दोस्तों ये भी है, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम आपको एक तो K का मान याद रखना है 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 और Q2 दोनों को चार्ज को रखते हैं, वो चार्ज के समेत रखते हैं। यानी यदि प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा और प्रकृति क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत। अब ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर। बिल्कुल इजी सवाल आता है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते इस पर, लेकिन फिर भी हम इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। हाँ एक बात और दोस्तों, कूलाम के नियम का F है। अब कई बार है ना, मैं इस प्रकार से लिखूंगा F12, ये लिखूंगा, कई बार लिखूंगा F21। इसका मतलब आपको समझ लेना है दोस्तों। F12 का मतलब क्या है? ये देखिए ध्यान से, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। समझे मेरी बात को? एक नंबर चार्ज पर बल किसके कारण? दो के कारण। समझ रहे हो? इसी प्रकार F21 लिखा जाएगा कई बार। इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन टू, यानी दो पर फोर्स किसके कारण? वन के कारण, ड्यू टू वन, ड्यू टू वन। समझो मेरी बात को? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फोर्स F12 लिखा है, इसका मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 लिखा है, इसका मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एक के कारण दो पर बल, दो के कारण एक पर बल। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके साथ साथ एक कूलाम के नियम की प्रकृति ये भी है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है दोस्तों, संरक्षी बल है। अब दोस्तों संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं? पढ़े हैं क्या आपने? कभी न कभी नाम आए हैं क्या ये संरक्षी और असंरक्षी बल? दोस्तों संरक्षी बल वो होते हैं जिनका परिमाण है, जिनकी मात्रा है, परिमाण है, वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी उसके पथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो संरक्षी बल होते हैं। जैसा कि ये है कूलाम का नियम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एक Q1 चार्ज, यहाँ पर है Q2 चार्ज, यहाँ पर है। इन पर लगने वाले फोर्स का मान इनको मिलाने वाली रेखा के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे वर्क होता है ना, कार्य पाथ पे डिपेंड करता है, वो कौन सा बल हो जाता है? असंरक्षी बल हो जाता है ना। कार्य तो किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार संरक्षी बल जो होते हैं ना, संरक्षी बल वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, और असंरक्षी बल वो हो जाएंगे जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों अब बात करूं मैं भी, ये कौन सा बल है? कूलाम के नियम में लगने वाला बल कौन सा होता है? वो संरक्षी बल होता है। अब ये आपको पता लग जाएगा F12 और F21 का मतलब क्या होता है।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन भी आया था, पिछली बार की बात है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था एक। बात करते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आया था पिछली बार का पेपर, कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों पिछली बार का। पिछली बार दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए थे दोस्तों पिछली बार, लेकिन पिछली बार इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया इसमें, है ना। पिछली से पिछली बार यानी 2016 में आया था शायद, मैं देखता हूँ अभी। हाँ दोस्तों 2016 में क्वेश्चन आया था इसी देखिए 2000 बात करूं मैं 2018 की पेपर की। 2018 में इलेक्ट्रोस्टेट और करंट से कितने क्वेश्चन आए हैं? 7 क्वेश्चन आए हैं दोनों चैप्टर से। और 2016 की बात कर अगर मैं करूं, 2016 में जो भर्ती हुई उसमें आए थे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, 8 क्वेश्चन आए थे 2016 में। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको ढंग से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻40 कितना लिखा है -10 मीटर है। यानी एक हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी दी है दोस्तों, वो कितनी दी है? ये डी का मान दिया है, वो कितना दिया है? वो दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 दिया है, शायद 10 मीटर है। वो कितना ही दिया हो, हमें कंसेप्ट देखना है ना। पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान कितना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान कितना होगा दोस्तों? तो F का मान निकालना है हमें। F का मान कितना होगा? K का मान लिख दिए हैं, सबसे पहले K का मान लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 और Q2। देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो चार्ज होता कितना है? मैंने आपको बताया था 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये होता है ना। इसका स्क्वायर करना है, क्यों? क्योंकि 2 बार लिखना है ना। भी इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज, उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज। Q1 और Q2 मैंने एक साथ लिख दिए, ठीक है। और इनके मध्य दूरी का भी मान दिया है, वो दिया है 0.5 इंटू 10⁻10 0.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे हम। कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 9 इंटू 10⁻9 है, ये देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 296 होता है क्या? नहीं, 196 होता है। 14 का 15 का 16 का 256 होता है, 256 और 2 डिजिट टूट के पॉइंट लगा देंगे इंटू 10⁻19 दूनी 38 10⁻−38 हो गई अपॉन 0.25 इंटू 10⁻−20 ये हो गया। अब 20 से ये कैंसिल हो गया, 38 है तो ऊपर कितना बचेगा? 38 में से 20 गए कितने बचेंगे? 18 बचेंगे ना भाई, 18 और 9 यहाँ से कैंसिल हो गए तो 9 ये कैंसिल हो गए तो 9 ये कैंसिल हो गए, यहाँ 10⁻−9 बच गया। और मैं बात करूँ, ये यहाँ से 0 हटाया मैंने, ऊपर 100 लिख दिया, और यहाँ से 0 हटाया, नीचे कितना लिख दिया? 100 लिख दिया। ये 100 से 100 कैंसिल, और 25 का मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा? लगभग 10, 25 इंटू 10 आएगा ना। 25 को 10 से गुणा करें 250 होता है, यहाँ 256 है लगभग। तो 9 इंटू 10 लगभग हो गया 90, लगभग बता रहा हूँ मैं, 90 इंटू 10⁻⁻9 ये आ गया अपना न्यूटन। अब इससे संबंधित जो मैचिंग करेंगे ना ऑप्शन देख लेंगे, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻8 न्यूटन।
अब इससे समझ मैचिंग कर लेंगे, 9 है, 9 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। देखो 25 है यहाँ, अगर यहाँ 250 होता तो हम फिर सही 9 आ जाता, 250 से कुछ ज़्यादा है तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ गया अपना आंसर। इस प्रकार परफेक्ट कैलकुलेट पर नहीं जाकर, कैलकुलेशन पर नहीं जाकर के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो, अगर क्लोज ऑप्शन नहीं दिए हो ना, ऑप्शन देख लो आप, अगर देखो ऑप्शन में अगर 9 पॉइंट समथिंग 2 ऑप्शन दे रखे तो आपको क्लियर निकालना पड़ेगा। अगर ऑप्शन भी ऐसे है जैसे 1 गुणा 10 की पावर -8, 7 गुणा 10 की पावर -8, 9 पॉइंट समथिंग 10 की पावर 8, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए तो हमें पता लग जाएगा 1 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है ना, तो तब तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर क्लोज ऑप्शन दिए हो 9 पॉइंट समथिंग के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे दूसरा भी 9 पॉइंट समथिंग का हो, तो हमें निकालना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। बात करता हूं मैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में कैसे काम करेगा दोस्तों? कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार कार्य करेगा? दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म जब भी जोड़ते हैं हम, वेक्टर फॉर्म में कूलाम का नियम कैसे कार्य करेगा? देखो दोस्तों, F को हम लिख देंगे F वेक्टर इज इक्वल टू वही है K1 K2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में R का मैंने स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ वेक्टर फॉर्म में R कैप लिख दिया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और R कैप क्या होता है? R कैप क्या होता है दोस्तों? R वेक्टर इंटू, यही तो होता है मॉडुलस ऑफ R। भी R वेक्टर के अंदर R का भाग दे दिया तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब दोस्तों देखो, मैं इसको भी R स्क्वायर है, अब ये चीज़ है ना, ये रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। वेक्टर फॉर्म हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो आप। भी मान लीजिए ये कोई भी चार्ज है Q1, ये कोई दूसरा चार्ज Q2 है, या यूँ कहूँ मैं ये Q3 है, मान लिया कोई Q3 चार्ज है, या यूँ कहूँ मैं ये 2D प्लेन है अपना, है ना। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q1 और ये यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q2, इसका स्थिति सदिश R वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश है R2, ठीक है। तो R1 और R2, अब मैं आपसे पूछ लिया जाए Q2 पर Q1 के कारण बल, ये पूछ लिया जाए Q2 पर Q1 के कारण बल, तो Q2 पर पूछ रखा है तो आप इसको इस प्रकार से मिला दीजिए और इसको जोड़ना आपको आता ही होगा, ठीक है दोस्तों। देखो ये आपको समझ में नहीं आया, कुछ एक सवाल करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों किस प्रकार से, अगर आपसे पूछ लिया जाए Q1 पर Q2 के कारण बल, आप बस इतना ध्यान रखो, मैं जो आपको बता रहा हूं ना बातें के कारण बल, वो जो मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यान रखो आप, और बाकी क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। Q1 Q2, इसका स्थिति R1 है, इसका स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है, ठीक है दोस्तों। अब पूछा है Q1 पर Q2 के कारण, देखो Q2 पर पूछा है तो हमने तीर इस प्रकार से लगाया है कि जहां जिस पर पूछा है ना बल, उस पर इसका तीर का हेड है। देखो ये तीर है, ये हेड है, ये टेल है, हेड और टेल। जिस पर बल पूछ रखा है, Q2 पर बल पूछ रखा है तो Q2 पर आप उसको इसका हेड लगाना है और टेल का होना चाहिए Q1 पर। अब पूछ रखा है Q1 पर Q2 के कारण बल, तो हम इसका हेड इस प्रकार कर देंगे, समझ रहे हो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखो, एक बार के लिए आप इतनी बातें ध्यान रखो भी हम हेड लगाएंगे वहां पर लगाएंगे जिसके ऊपर बल पूछ रखा है, जिसके कारण पूछ रखा है वो Q2, उस पर टेल लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखो आप। बाकी ये है ना बिल्कुल इजीली समझा दूंगा मैं आपको, और बाकी क्वेश्चन करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। देखो दोस्तों अब कुछ एक सवाल करते हैं। अब कूलाम के नियम, कूलाम का जो नियम है दोस्तों, कूलाम का नियम, उस पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कूलाम के नियम की दिशा, कूलाम के नियम में बल की दिशा, बल की दिशा क्या होती है दोस्तों, इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, इसके बाद बात करेंगे। कूलाम के नियम में बल की दिशा क्या होती है? जैसे ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई Q2 चार्ज है, आपसे पूछ लिया जाए, दो ही चार्ज दिए हो ना दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भी Q1 पर Q2 के कारण चार्ज कहाँ होगी, दिशा क्या होगी। अब दोनों प्लस मान लेते हैं, है ना, दोनों प्लस मान लिया हमने, ये भी इसकी प्रकृति प्लस है, इसकी प्रकृति प्लस है, तो Q1 पर Q2 के कारण बल कहाँ आएगा, इधर आएगा, आएगा ना। Q2 पर Q1 के कारण बल कहाँ आएगा, इधर आएगा। भी इसका मान F होगा, इसका मान भी F होगा, सेम होगा दोनों। अब बल की डायरेक्शन आ गई, भी Q1 पर बल की डायरेक्शन आ गई, Q2 पर बल की डायरेक्शन आ गई। अगर ये इस प्रकार से नहीं होता, सपोज करो यहां पर भी कोई बल होता, सॉरी चार्ज होता Q3,
तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे करते भी, Q3 पर Q, ये भी प्लस है मान लो, Q3 पर Q2 के कारण बल की डायरेक्शन इधर है ना, Q1 के कारण Q3 पर बल की डायरेक्शन इधर, यही होता ना। भी कहने का मतलब है बल की दिशा क्या होती है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। समझो ना मेरी बात को, भी दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है वो बल की डायरेक्शन होती है। बल की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। या तो वो क्या होगी, या तो डायरेक्शन की, मैं बता रहा हूं कि दिशा के अनुदिश होती है, इस दिशा में होगी, भले ही वो इधर भी हो भले ही वो इधर हो, है ना। समझ गए मेरी बात को, बल की दिशा क्या होगी। सवाल करते हैं दोस्तों, सवाल करेंगे, कंसेप्ट हमें क्लियर करना है, थ्योरी हमसे पूछेगा ही नहीं, बाकी थोड़ी बहुत आपको वो क्या है कि थ्योरी तो बतानी। देखो आपसे पूछ लिया कि Q1 Q2 और Q3 क्रम से कितने हैं, क्रम से मान लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूं मैं, ये लो, यहां पर Q1 चार्ज है, ये है मान लीजिए 3 कूलाम, ये 4 कूलाम है, ये 5 कूलाम, और ये समबाहु त्रिभुज है, मानना कि समबाहु त्रिभुज है, ये भी ये जो दूरी है ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है दोस्तों, 2 मीटर है, समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछ लिया जाए कि 5 कूलाम पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, 5 कूलाम पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, कुल बल का मान बताइए कितना होगा। देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, अब है ना वेक्टर वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। देखो दोस्तों 5 कूलाम पर बल पूछ रखा है, इसकी प्रकृति भी प्लस है, इसकी प्रकृति भी प्लस है, इसकी प्रकृति भी क्या है, प्लस है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम बल लगा रहे हैं, देखो दोस्तों दो, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इससे अप्रभावित रहता है, यानी यहां पर कितना ही चार्ज क्यों ना हो, इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो लगेगा ही लगेगा, यानी दो चार्जों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे चार्ज से अप्रभावित रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई भी इनके मध्य बल लग रहा है ना, ये नहीं होता ना चार्ज तो भी इतना ही बल लगता, अगर ये है तो भी इतना ही बल लगेगा। समझ रहे हो। अब देखो मान लीजिए कि इसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैंने सी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है, ये पॉइंट है अलग से लिख देता मैंने। अब आपसे पूछा जाए कि 5 कूलाम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना बल लग रहा है 5 कूलाम पे, देखिए देखो 5 कूलाम पर ए के कारण लगने वाला बल, ए के कारण लगने वाला बल, ए के कारण कितना लगेगा, मैंने इसको F1 नाम दे दिया, ठीक है। इसके कारण देखो, इसके कारण अलोंग द एक्सिस लगेगा, इधर लगेगा नहीं लगेगा मैंने इसको F1 नाम दिया, इधर लगेगा ना, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा F1। F1 का मान क्या होगा, देखो दोस्तों 9 × 10⁹। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R², ये था, K लिख दिया मैंने 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 4 × 5 अपॉन R², R का मान कितना 2, 2 2 जा 4, ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 × 9, F1 का मान आ गया अपने पास इंटू 10⁹9, 45 × 10⁹9 या 4.5 × 10⁻10, ठीक है दोस्तों, ये अपना आ गया F1। अब बात करूं मैं 3 कूलाम के कारण लगने वाला बल, अब 3 कूलाम के कारण लगने वाला बल मैंने F2 नाम दे दिया इसको, ये इधर नहीं लगेगा क्या, मैंने बताया था अलोंग द एक्सिस, यानी जिस रेखा को दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। F1 का मान आ गया ये, F2 का मान कितना आएगा यहीं पे निकाल लेते हैं। बी के कारण, सॉरी सी के कारण बी पर F2 नाम दिया मैंने इसको, तो यहां पर भी कितना आएगा 9 × 10⁹9 इंटू के आ गया ना, Q1 और Q2, Q1 और Q2 3 × 5 अपॉन R², R² का मान 2 का स्क्वायर यानी 4, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ये 9 × 3 27, 9 × 27, 27 पंजो
27 5 145 क्या नहीं 145 नहीं 135, हाँ 135 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 ये आएगा दोस्तों। ये आ गया F1 का मान और F2 का मान आ गया ना अपने पास। इसको भी कर लेते हैं वैसे उसी तरीके से। तो F2 का मान क्या आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ। तो 4 × 12 बचेगा 1, हो गए 15, और 4 × 12 बचेगा 3, हो गए 30, 7 28 5 इंटू 10⁻⁹ या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.375 इंटू 10⁻⁻। ये आ गया F1 और F2 का मान। दोस्तों कुल लगने वाले बल का मान हम सीधा जोड़ देंगे क्या F1 + F2? नहीं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगी। वेक्टर फॉर्म में यानी बल एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के कुल परिणामी होगा, उसकी डायरेक्शन इसके बीच में कहीं ना कहीं होगी ना। उसका मान मैंने मान लिया F। क्या आप बता सकते हो इन F1 और F2 के मध्य कोण कितना है, एंगल कितना है, बता सकते हो क्या? देखो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है ना। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तो ये दोस्तों ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का। क्योंकि कौन से कोण है ये, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं इनको, वही तो है ये एकांतर कोण। अब F1 का मान आपके पास है, F2 का मान आपके पास है, इनके मध्य लगने वाले कोण का मान आपके पास है, कितना कोण है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं? F वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। यही तो होता है, याद है क्या आपको? देखो दो, अगर इसको वेक्टर नहीं देख करके मैं सीधा लिखता हूँ F का मान कितना आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अगर आपको नहीं पता तो आज से याद रखेंगे। F1 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और 2F1 कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा अपने पास, कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये तो याद ही होगा, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार कर आपको करने, बिल्कुल इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को, इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अगर और, तो हम कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, अब की बार क्या है, वो ट्राइंगल था, अब की बार आपको स्क्वायर दे दिया, वर्ग दे दिया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। ठीक है दोस्तों, ये 2Q है मान लो, और ये भी मान लो 2Q है ना। आपसे पूछ लिया जाए ABCD एक वर्ग है, उसके कोनों पर रखे गए हैं मान। तो A पर रखिए 2Q पर बल का मान ज्ञात कीजिए। 2Q पर बल का मान ज्ञात कीजिए। करोगे ना, कर लोगे ना? देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को। A पर रखे 2Q पर बल का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी भुजा भी देगा आपको कुछ ना कुछ। मान लीजिए इसकी भुजा कितनी दी है, A मीटर दी है। इसकी भुजा कितनी दी है, A मीटर। भी A का मान कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, जो भी है ना। कितना आएगा बल का मान, देखो कैसे करेंगे। A पर रखे बल का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, B के कारण A पर बल कहाँ लगेगा, इधर इस दिशा में लगेगा, और D के कारण A पर बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा ना। अब देखो, और इस C के कारण इस दिशा में लगेगा। ठीक है, इसके कारण B के कारण मैंने FB नाम दे दिया, और D के कारण FD नाम दे दिया, और इस C के कारण क्या दे दिया नाम मैंने इसको, FC। बहुत एक बात बताइए मेरे को, क्या आप FB का मान निकाल सकते हो? क्या आप FC का मान निकाल सकते हो? क्या आप FD का मान निकाल सकते हो? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं हम। भी जोड़ना तो बाद में, पहले FB, FC और FD का मान तो निकालें। FB का मान कितना आएगा, K Q1 कितना है, FB, B के कारण बल, ये देखिए 2Q और Q, 2Q, Q1 आ गया, Q2 आ गया, अपॉन R²। R का मान कितना, A है ना, डायरेक्शन दूरी कितनी है, A, तो A²। बोलो, ये आ गया अपना 2KQ² अपॉन A²।
ये एफ बी का मान आ गया। इसी प्रकार आप बताइए एफ डी का मान कितना आएगा, एफ सी का मान कितना आएगा। अब ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ये दूरी कितनी होगी, √2a। क्यों 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 भी होगी भी √2a, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर लेंगे ना इस प्रकार से, तो ये क्या आएगा k Q1 2Q और Q2 का मान Q है और अपॉन r² √2a का होल स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2k Q² अपॉन नीचे वाले का 2a², 2 से 2 कैंसल, क्या बनेगा k Q² अपॉन a²। बोलो समझ रहे हो ना। एफ सी का मान, एफ डी का मान कितना आएगा, एफ डी का मान k Q1 2Q है, सॉरी ये 2Q है 2Q, और Q2 का मान भी Q2 है 2Q है ना। k Q1 Q2 अपॉन r², r का मान a है तो ये a², इसका मतलब क्या आ गया 4k Q² अपॉन a²। ये अपने पास आ गए तीनों मान, एफ बी, एफ सी और एफ डी। अब एक बात सोचो आप, बी एफ, देखो इनको जोड़े पहले आप, एफ बी और एफ डी का परिणामी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा भी। एफ बी और एफ डी का परिणामी किन की क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम इन दोनों के मध्य कोण बताइए, एफ बी और एफ डी का परिणामी, एफ बी व एफ डी, इनका रिजल्टेंट अगर एफ मानूं मैं, अगर एफ ए मान लेता हूं मैं, इनका रिजल्टेंट एफ ए, कुछ भी मान लीजिए, हमें आंसर पे जाना है ना। एफ मान लिया मैंने, एफ ए मान लिया सपोज करो, ठीक है, एफ बी और एफ डी का। एफ बी और एफ डी के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, देखो 90 डिग्री है। तो अपना वो सूत्र क्या था, रूट ऑफ एफ बी और डी चाहिए, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कोस 90 डिग्री, यही तो था। थीटा था तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी ये आ गया अपना रिजल्टेंट एफ ए, है ना। एफ ए क्या आ गया, यानी एफ ए बी और डी का परिणामी एफ ए है, वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ बी का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एफ ये डी का स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये वाला, है ना, एफ ए आ गया। अब एफ ए और एफ सी की दिशा एक ही डायरेक्शन है ना, तो ये एफ ए और एफ सी सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, एफ ए प्लस एफ सी जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। देखो क्या आ जाएगा आंसर, एफ ए का मान देखो पहले क्या आएगा, रूट ऑफ एफ ए यानी एफ बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2k Q का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आ गया प्लस एफ डी का स्क्वायर, एफ डी क्या ये 4k Q का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यह आ गया अपना एफ ए। यहाँ से मैं बात करूँ एफ ए के बारे में, देखिए इधर एफ ए क्या आ गया, ए का मतलब समझ रहे हो ना, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये एफ ए का मान। इसको स्क्वायर वगैरह को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, और इन दोनों की स्क्वायर भी है, तो मैं इनको बाहर ले लेता हूँ, तो बाहर आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया अपना बाहर। अब यहाँ पर आपकी थोड़ी मैथ अच्छी होनी चाहिए ना, ये मैथ अच्छी नहीं होगी तो वो क्या करोगे आप, इसको 4k स्क्वायर करोगे, क्यू की पावर 4 करोगे, यहाँ पर भी 16k स्क्वायर करोगे, क्यू की पावर 4 करोगे, फिर उनको कॉमन निकालोगे, फिर इसको रूट से बाहर निकालोगे, तो यही बचेगा लास्ट में 12 आके। तो यहाँ क्या बच गया 4 प्लस यहाँ क्या बच गया 4 चौके 16, और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट 20, यहाँ पर मैंने रूट 20 लिख दिया। अब देखो ये आ गया अपना एफ ए। अब एफ ए और एफ सी सीधा जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, भी सेम डायरेक्शन है। तो एफ ए और एफ सी प्लस एफ ए, तो ये आएगा, एफ सी का मान कितना है, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, ये आज अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार आपसे ए पर पूछा है ना, ए पर 2q पर पूछा है, तो q पर पूछेगा तो भी निकाल दोगे आप,
इसके कारण बल इधर, कुछ बता दोगे ना। देखो इसके कारण बल इधर, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। क्यू पर पूछे तो बता दोगे, 2Q पर पूछे, कहीं पर भी पूछे आपको बता सकते हो आप आसानी से, क्योंकि आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है ना। कैलकुलेशन है, एक सीधी कैलकुलेशन है बस, वो ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं कह सकते, ज्योमेट्री कह सकता हूँ मैं, ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। सूत्र तो एक ही है छोटा सा बस, बिल्कुल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बाकी तो ज्योमेट्री लगानी है आपको बस, कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा एंगल कितना बन रहा है। अगर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, देखो दोस्तों, देखिए मान लीजिए वर्ग ही है, पिछली बार की तरह आपकी बार भी क्या है, एक वर्ग है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पर चार्ज दिए गए हैं आपको Q, 2Q, 3Q, 4Q। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा ये कि ठीक इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर फोर्स पूछ लिया जाए कितना लगेगा, इस पर यहाँ पर Q चार्ज रख दिया मैंने या -Q रख दिया मान लो, इस पर बल का मान पूछ लिया जाए आपसे, तो निकाल सकते हो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को? कर सकते हो, कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इस पर बल कैसे लगेगा, देखो इसके कारण इस पर बल किधर लगेगा, इधर, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, इसके कारण बल लगेगा इधर, इसके कारण बल लगेगा इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर। अब ऊपर एक रिजल्ट आएगा F1 मान लो, नीचे रिजल्ट आएगा F2 मान लो। F1 और F2 है, जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 माइनस F2। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा देखो, इस पर -Q चार्ज है मान लो, -Q है तो ये सारे अट्रैक्ट करेंगे इसको, अपनी ओर खींचेगी, ये अपनी ओर खींचेगा, वो अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो देखो A के कारण बल लगा मान लो FA नाम दे दिया मैंने, और B के कारण बल लगा वो FB नाम दे दिया। ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इनके बीच में आएगा, है ना। और इसी प्रकार FD नाम दिया मैंने इसको, और इसको FC नाम दिया, ये अपनी ओर खींचेगा इसको, ये अपनी ओर खींचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर वाले बल को मैंने FA नाम दे दिया, नीचे वाले को FB दे दिया, अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, इसका भी रिजल्टेंट निकाल दिया। अब टोटल परिणामी बल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, जो भी मान ज्यादा होगा, FA ज्यादा है तो ये आ जाएगा आंसर, FB ज्यादा है तो F2 माइनस F1 कर लेंगे, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है भी। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नया कंसेप्ट आप सीखोगे नहीं, तो इससे कोई फर्क फायदा तो है नहीं भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। अब देखो अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन और दे दिया जाए भी, मान लीजिए कि यही एक ट्राइंगल और है, इसको और आगे बढ़ा दिया अगर, कैसे, वही बात ABCD है, ABC और D। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ 3Q है और यहाँ 4Q है, और ये A डिस्टेंस है सारी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्र से ठीक A ऊंचाई पर, समझ रहे हो, यहाँ पर भी मान लो ये A ऊंचाई है, लंबाई है, इस सेंटर से A दूरी ऊपर, यहाँ पर एक Q चार्ज रख दे ऊपर हवा में, यानी ZX में, उस पर लगने वाले बल का मान पूछे तो कैसे निकालोगे? इससे एडवांस तो जाएगा नहीं, देखो कूलाम के नियम में इससे एडवांस नहीं जाएगा, वो जाएगा तो यहीं भी नहीं, बाकी इससे एडवांस नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर रख दिया मैंने चार्ज एक दूरी पर, अब देखो ये दूरी कितनी है, A, हवा में A दूरी, ये दूरी कितनी, √2a/2, ये दूरी A है, ये दूरी √2a है, ये सीधी दूरी आ जाएगी यहाँ से, कितनी है, कौन से नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की सीधी दूरी आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, इन दोनों के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से, इन दोनों के बीच की पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये चार्ज +Q का है तो सब पर लगने वाला रिजल्टेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, इसके कारण बल इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, सबका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा Z। बाकी इतनी गहराई में नहीं जाएगा वो। और देखते हैं सवाल दोस्तों, कुछ एक इजी क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो। बाकी गुलाम का नियम है वो इतना ही है, कोई खास नहीं है। बाकी सदिश रूप एक दो बार, सदिश रूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे। क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल
अच्छा, ये बोल रहा है एक प्रोटॉन है एक और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके मध्य फोर्स लग रहा है, देखो एक तो कूलाम का नियम से कूलाम का फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। ये पूछ रहा है किस बल का मान ज़्यादा होगा, भी कूलाम के फोर्स का बल का मान ज़्यादा होगा या ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन का मतलब ये है वो है ना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा है ना आपने, ये भी F इज इक्वल टू क्या होता है G m1m2/r²। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.5 × 10⁻⁵ मीटर। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इनके मध्य पूछ रखा है कि Fg और Fc कूलाम के Q1 Q2/r²। पूछ रखा है कि Fc और Fg में क्या संबंध होगा, और ऑप्शन है आपके पास Fc इज ग्रेटर देन Fg, दूसरा ऑप्शन है Fg इज ग्रेटर देन Fc, तीसरा ऑप्शन है Fg इज इक्वल टू Fc, और चौथा ऑप्शन है NONE, नन ऑफ दी अबो, नोटा नन ऑफ दी अबो, है ना। कर लोगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक तो MP होना चाहिए, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इनके मध्य दूरी आपके पास है ही, कितनी है दे रखी है आपके पास, और इसके साथ साथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और चार्ज ऑन प्रोटॉन होना चाहिए। ये आपको पता ही है सारी बातें। MP मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कितना होता है, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, इनके मध्य दूरी दे रखी है, इनके अंदर मान रख देंगे, इसके अंदर मान रख देंगे, Fc का मान निकालेंगे, Fg का मान निकालेंगे, Fc का मान निकालेंगे, संबंध बता देंगे। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करना आप, है ना। मैंने इसको क्वेश्चन दिया है स्टार, और स्टार का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आया। F स्टार का मान ऑप्शन A आया, B आया, C आया। देखो मैंने Fc, Fag और Fg दिया है, ये एक ऑप्शन है, बताना आप A आया, B आया, C आया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं साथ में। कूलाम का नियम है और उसके सदिश रूप को छोड़ दिया जाए तो लगभग बातें खत्म हो गई है। बस सदिश रूप पे वो हुआ आ ही गया, मैंने डायरेक्शन आपको बता दी भी कैसे निकालते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, ट्रायंगल दे देगा, या क्या कह देगा वो ट्रायंगल दे देगा, या फिर स्क्वायर दे देगा, पेंटागन दे देगा, हेक्सागन दे देगा। भी ये ऐसे भी दे सकता है, भी ये है बताइए, और यहाँ पर कुछ आवेश रखे हैं, इस पर बल का मान बताइए कितना होगा, है ना। ऐसे कुछ दे देगा क्वेश्चन, या फिर पेंटागन दे देगा, इस प्रकार से बोल देगा इस पर चार्ज का मान ये इतने पर रखा है, यहाँ इतना चार्ज रखा है, यहाँ इतना रखा है, इतना रखा है, इस पर बल का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल इजी। बस इसमें ज्योमेट्री लगानी है आपको, और कुछ नहीं लगाना, है ना। ज्योमेट्री लगानी, ये दो समबाहु त्रिभुज है ना, सब कुछ देगा, बिल्कुल इजी है। आपको ज्योमेट्री लगानी है, आपको ट्रायंगल, पेंटागन है, हेक्सागन है ना, इन सब के बारे में थोड़ी बात जानकारी होनी चाहिए, है ना। बस हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, एक छोटा सा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। आवेशों की साम्यावस्था, आवेशों की साम्यावस्था, आवेशों की साम्यावस्था, इससे क्या मतलब है दोस्तों। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर आपसे, भी आवेशों की साम्यावस्था से क्या मतलब है। आपसे पूछा जाता है कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, Q1 है और Q2 है, ठीक है। दोनों की प्रकृति है वो इसकी प्लस है, इसकी भी नेचर क्या है, प्लस है। दोनों d दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, d दूरी पर रखे हैं। कोई भी एक तीसरा चार्ज है, कोई भी एक तीसरा चार्ज है, वो आपको रखना है। वो कहाँ पर रखें कि ये निकाय है, ये साम्य में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भी क्वेश्चन जो कंसेप्ट बनते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इनके मध्य अगर कोई चार्ज है, डी दूरी इनके मध्य अगर मैं कोई चार्ज लेके आऊँ, सपोज करो मैं प्लस चार्ज लेके आ रहा हूँ, प्लस चार्ज लेके आ रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है।
अगर मैं कोई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आप सपोज करो मैं दो कंडीशन हो सकती है, पहली और दूसरी दो कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन होगी ध्यान दीजिए। मैं प्लस चार्ज को रख रहा हूं, एक माइनस चार्ज को रख रहा हूं, दो कंडीशन हो सकती है भी। हम या तो एक प्लस चार्ज लेकर के आए या एक माइनस चार्ज लेके आए। दोस्तों देखो, यदि मैं प्लस चार्ज लेकर के आता हूं, सपोज करो इनके मध्य कहीं ना कहीं मैं प्लस चार्ज लेके आ रहा हूं, तो यदि मैं ए से इधर, इधर का मतलब ये मैंने राइट साइड मान ली, देखो इस प्रकार से होंगे, तो ये लेफ्ट साइड मान ली और ये मैंने मान ली राइट साइड, ठीक। इसी प्रकार बी की ये कौन सी होगी, लेफ्ट साइड, और ये होगी राइट साइड। देखो यदि मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता हूं तो मैं ए के राइट साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो क्या ये निकाय साम्य में होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ए के कारण, इस Q1 के कारण जो इस चार्ज के ऊपर लगने वाला बल होगा वो इधर होगा, और Q2 के कारण भी इस पर लगने वाला बल इधर होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रुक नहीं सकता, साम्य में नहीं रह सकता, यानी तीनों चार्ज है वो स्थायी स्टेबल नहीं रह सकते। यही कंडीशन यहाँ होगी। अगर मैं B के लेफ्ट साइड में अगर रख दूं Q को, पॉजिटिव चार्ज को अगर B के लेफ्ट में रख दूं तो भी इस A के कारण बल इधर, इस Q2 के कारण भी बल इधर, तो ये साम्य में नहीं दे सकते तीनों चार्ज। भी साम्य में रहने का मतलब ये है तीनों चार्जों को जहां पर रखा है ना हमने वहीं पर स्थिर रहें, तो स्थिर नहीं रह सकते ये, है ना। अगर ये Q कहीं यहाँ पे रख दूं, मैं ये कहीं प्लस यहाँ रख दूं, इस Q चार्ज को स्मॉल Q नाम दे देते हैं इसको कहीं, है ना, इसको मैंने स्मॉल Q नाम दे दिया, ठीक है दोस्तों। देखो Q मैं अगर इस स्मॉल Q को मैं इन दोनों के बीच में रखता हूं, कहीं ना कहीं इनके बीच में रखता हूं, तो यही यदि एक ऐसी कंडीशन हो कि Q1 के कारण इस पर लगने वाला बल इधर और Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल इधर, ये दोनों अगर बल समान हो जाएं, भी ये बल और ये बल समान हो जाएं, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ऐसी कंडीशन बन सकती है, या तो वो यहाँ बन सकती है, यहाँ कहीं भी एक ऐसी कंडीशन बन सकती है कि ये स्मॉल Q और ये कैपिटल Q और ये कैपिटल Q2, ये तीनों चार्ज जो है वो समय में रहे। हो सकती है ना ऐसी कंडीशन भी, कहीं ना कहीं बीच में हो सकती है। अब देखो जब समान प्रकृति के होंगे तीनों चार्ज, तो इनके बीच में वो कंडीशन बनेगी जब तीनों चार्ज साम्य में रहें। देखो Q1 और Q2 को मैंने रखा हुआ है, बांध रखा है यहाँ से, मानो चिपका रखा है यहाँ से ना। Q2 है उसको चिपका नहीं रखा, वो स्मूथ है, वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा मान के चलना है आपको। तो हम Q2 को स्मॉल Q है वो Q1 और Q2 के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ये तीनों जो मान है, जो तीनों चार्ज हैं वो साम्य में रहेंगे। बोलो मेरी बात को समझे क्या इस बात। अब बात करूं मैं नेगेटिव चार्ज की, यदि ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ, तो वही बात होती कि नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये सपोज करो नेगेटिव चार्ज होता है ये, तो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव Q, इस पर इसके कारण बल इधर ये अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा यहाँ पर, यानी Q1 के राइट साइड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सकती कि माइनस Q को रख दिया जाए और तीनों चार्ज है वो स्टेबल हो जाए, नहीं हो सकती। इसी प्रकार Q2 के लेफ्ट साइड में भी ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती, यहाँ पर माइनस Q रख दूं अगर मैं सपोज करो, तो इस पर इसके कारण बल इधर लगेगा और Q1 के कारण बल कहाँ लगेगा, इधर। तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती कि स्मॉल Q माइनस Q को मैं Q2 के लेफ्ट साइड में रख दूं तो साम्यावस्था आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा भी। वही बात है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन आएगी जब माइनस Q है और माइनस Q प्लस ये और तीनों चार्ज क्या रह जाएंगे, साम्य में रहेंगे। बोलो आवेशों की साम्यावस्था समझ में आई क्या आपको, एक बार फिर से देखिए। अब की बार मैंने प्लस और माइनस को बता दिया आपको भी, ये दो चार्ज हैं, ये रिजिड, यहाँ पर रिजिड क्या वो है, चिपकाए हुए हैं, दृढ़ किए हुए हैं, है ना। ये Q है और ये Q है, ठीक है। अब दोनों चार्जों की प्रकृति अगर विपरीत हो, ये प्लस है ये माइनस है, अब आपको रखना है पॉजिटिव चार्ज। पहली कंडीशन में आपको रखना है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मैं अगर यहाँ रख दूं, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इस पर इधर की ओर, इसके कारण कहाँ लगेगा, इधर की ओर। साम्यावस्था बीच में तो नहीं आएगी, बीच में तो साम्यावस्था नहीं आएगी। अब यहाँ पर रखूँ मैं इस पॉजिटिव को, यहाँ पर इस पॉजिटिव को रखूँ, तो इसके कारण बल इधर की ओर, इसके कारण बल इधर की ओर, इस यहाँ पर आ सकती है ना कि माइनस Q के नज़दीक आ सकती है।
इधर देखो, यहाँ पर रखूँ अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, इसके कारण बल इधर और इसके कारण बल इधर, यहाँ पर भी आ सकती है, यानी बीच में कंडीशन नहीं आएगी। कई बार क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इस प्रकार से और कथन दे दिए जाते हैं इस प्रकार से, ए के राइट साइड में, बी के लेफ्ट साइड में, इन दोनों के बीच में कहाँ समय व्यवस्था आ जाएगी। तो आपको इस प्रकार से ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको सिर्फ रख करके इतना सोचना है भी कहाँ पर बन सकती है समय व्यवस्था। भी तीनों चार्ज है, इसमें बीच वाला जो छोटा वाला चार्ज है, देखो दो तो आपको फिक्स मिलेंगे, फिक्स के अलावा जो तीसरा वेरी चार्ज कर रहा है ना, चार्ज जो वेरी हो रहा है, इधर घूम रहा है, वो चार्ज कहाँ रखने पर समय व्यवस्था आ सकती है, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन है वो करो आप, फिर पता लगेगा। क्वेश्चन है, चार्जों की समय व्यवस्था से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से आया हुआ भी है एक दो क्वेश्चन। देखो चार्जों की समय व्यवस्था में 3 कूलाम व -5 कूलाम के बीच 10 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 10 मीटर दूरी है। ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ये बी पॉइंट पर है, और रिजिड है। मतलब देखो क्वेश्चन हमें कंसेप्ट समझना है, नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाने में ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है। 3 कूलाम और -5 कूलाम के बीच 10 मीटर दूरी है। -2 कूलाम की ए से साम्यावस्था की स्थिति में डिस्टेंस बताइए। साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में दूरी बताइए। समझ गए ना मेरी बात को। और आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए के दाईं ओर इतनी, ए के दाईं ओर इतना मीटर खालिस्तान मीटर, ए के बाईं ओर खालिस्तान मीटर, है ना, ए के दाईं ओर खालिस्तान मीटर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। देखो ऐसे क्वेश्चनों किस प्रकार करेंगे, पी एक 3 कूलाम है चार्ज, एक 5 कूलाम है, ये लो 3 कूलाम और ये लो 5 कूलाम है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 3 कूलाम माइनस का 5 कूलाम। इसकी प्रकृति प्लस की है, इसकी प्रकृति माइनस की है, और हमें रखना है, इन दोनों के बीच दूरी दे रखी है 10 मीटर, है ना। अब देखो हमें रखना है -2 कूलाम। अब -2 कूलाम, देखो माइनस का चार्ज यहाँ रख दूं मैं, सपोज करो माइनस का चार्ज यहाँ रख दूं, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा ना, ये प्लस है ये माइनस है, अपनी ओर खींचेगा, ये भी क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा भी, ये माइनस दोनों रिपल्सन होगा। तो इन दोनों के चार्जों के बीच में इसकी साम्यावस्था बन ही नहीं सकती, मतलब किसी भी सूरत में संभव नहीं है इनके बीच में बनना। तो इसको यहाँ से तो हटाओ, यहाँ तो नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ पर माइनस क्यों मैंने रख दिया, -2 तो बाद में की बात है वो तो, यहाँ पर माइनस क्यों रख दिया, इसके कारण कहाँ लगेगा बल, इधर की ओर लगेगा ना, और इसके कारण कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा। अब कंडीशन बन सकती है ए के, और मैं कहूँ ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड, ए के राइट साइड में बन सकती है कंडीशन, ए के दाईं ओर बनेगी, और वो कितना मीटर बनेगी वो देखना है हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि x दूरी पर हमने क्या कर दिया, रख दिया 3 कूलाम से x दूरी पर हमने 2 कूलाम रख दिया, माइनस का कितना है 2 कूलाम, माइनस का 2 कूलाम रख दिया। अब देखो a के कारण इस पर बल लगने वाला बल कितना होगा, के Q1 2 मान लो 2 कूलाम, और Q2 3 कूलाम, और इनके मध्य दूरी x का स्क्वायर। बोलो ये आई ना समझ में, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, और इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूं, के Q1 2 कूलाम, Q2 5 कूलाम अपॉन 10 + x का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना ये बात समझ में। अब देखो k से k कैंसिल, और 2 × 3 = 6/x² बराबर 5 × 10 अपॉन 10 + x का स्क्वायर, 10 + x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इधर देखो 6 और ये कैंसिल हो जाता है, 3
और 5, ये तो कैंसिल करो। 5x², इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 3 इंटू ये, इज इक्वल टू 3 इंटू ये का मतलब 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके खोल देंगे इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 20x। यहाँ से x का मान आ जाएगा, 2 मान आएंगे है ना, जिनमें से एक अपना हो जाएगा। कर लोगे ना इसको या करवाएं? हो जाएगा 5x² इज इक्वल टू 300 प्लस 3x² प्लस 60x, है ना। इसको सबको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा 0। इसमें से ये गया 2x² माइनस का 60x और माइनस का 300 बराबर 0, x² माइनस 30x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 30, सीधे 10 सूत्र लगा दिया मैंने आपको यहाँ पे, 900 माइनस 600, 4 AC होता है ना, 600 अपॉन 4, और AC 150 इंटू 4 600 होता है, अपॉन 2a, ये अपना आ गई 30 प्लस माइनस रूट 300 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। और आएगा कहाँ? यहाँ से ना ए से दाईं ओर, ए के दाईं ओर, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है तो दाईं ओर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन जो पिछले साल आया था या उससे पिछले साल आया था पता नहीं, है ना, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। घर से करके लेके कहाँ आना है? ऑप्शन में वो कमेंट बॉक्स में लिख दिए उत्तर इसका। इसमें आया था क्या अभी? एक तो देखो पिछले साल आया था, फिर यहाँ नहीं है तो पिछले साल ही आया था, इसका मतलब। देखो दोस्तों वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, हाँ, 3 आवेश, ओहो की बार तो 3 आवेश दिए, 3 आवेश 4q, q और q एक l लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः इस दूरी पर स्थित है। देखो ये सीधी रेखा दे दी हमें, एक चार्ज है, ये सीधी रेखा है और l लंबाई की है, ये l लंबाई की है ना टोटल। ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से, मैं करवा दूंगा अगर नहीं आएगा तो। 0 पर यहां पर रखा है 4q चार्ज, 4q, ठीक, और एक q है वो रखा है l/2 दूरी पर, l/2 दूरी पर रखा है पॉजिटिव q, और एक स्मॉल q रखा है वो रखा है l दूरी पर, यहां पर रखा है स्मॉल q। ठीक है दोस्तों, q का मान क्या हो कि q पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। q का मान क्या हो कि q पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए। समझ गए मेरे प्रश्न को? q का मान ज्ञात करना है कि स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाए, यानी f ऑफ स्मॉल q ये होना चाहिए 0। ये सवाल है, आपको करके लेके आना है। देखो करना कैसे है, मान लो q का कोई q का मान पूछा है आपसे, ऑप्शन भी बता देता हूं मैं आपको क्या क्या दिए हैं। q के ऑप्शन दिए हैं, q का मान कितना हो सकता है, -q, ऑप्शन नंबर 2 है -q/2, ऑप्शन थर्ड है -2q, फोर्थ ऑप्शन है 4q, ये ऑप्शन है -q -q/2 -2q और प्लस के 4q। ये मान आपको देखो क्या करना है, q पर बल पूछ रखा है 0 होना चाहिए, इसके कारण लगने वाला बल, सपोज करो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण लगने वाला बल कहाँ होगा, इधर की ओर होगा ना, इसके कारण लगने वाला बल कहाँ, इधर की ओर होगा, और इसके कारण लगने वाला बल, यदि ये पॉजिटिव होता तो इधर की ओर बल होता, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर की ओर बल होता। देखो ये अगर पॉजिटिव होता तो इधर की ओर होता बल, तो दोनों बल जुड़ जाते, यहाँ पर 0 होने की संभावना ही नहीं है, तो ये इसका मान क्या होगा, नेगेटिव में होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसका मान नेगेटिव में होगा ताकि ये अपनी ओर खींचे इसको, और ये है ये इसको इधर की ओर मतलब रिपेल्स करे, तो दोनों बलों का जो मान है वो जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करके लेना है, करना। और बता ही देता हूं मैं, इसके कारण लगने वाला बल निकाल लीजिएगा और इस क्यू के कारण लगने वाला बल निकाल लीजिएगा, दोनों का मान इक्वल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, और इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, विद्युत क्षेत्र है और उसके में गॉस का नियम वगैरह पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए काफ़ी है। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक यू।